हेलो दोस्तों, सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सी टेट 2024 के लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाल विकास के देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डॉट है। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं एक अधिगम के क्षेत्र में देखें तो ये उसका महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो इसलिए इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। ये क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंग माना जाता है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? किस रूप में देखा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जाता है। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है। वह अपनी इस भूमिका के अंतर्गत कक्षा में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में सहयोग करता है। वह अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय वह शिक्षक की भूमिका में प्रत्येक बच्चे एवं समूह की समस्याओं एवं कमियों की पहचान करता है। इसके बाद उसके अनुरूप उसको दूर करने में सहयोग करता है तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक पारस्परिक क्रिया। शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में देखें तो लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एक अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? 5वां आपका ऑप्शन नंबर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें समृद्धि, परिपक्वता, सीखने व समझने की क्षमता इत्यादि तथ्य अंतर्निहित होते हैं। बच्चे के विकास के साथ इनमें शारीरिक विकास, अंगों का बढ़ना व मानसिक विकास, सोचने समझने की क्षमता भी होता है। किंतु इसके विपरीत यदि बात करें तो बच्चों का विकास संतुलित तरीकों से नहीं होता है, तो उनका शारीरिक व मानसिक विकास एक दूसरे से प्रभावित होता है। इस प्रकार विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कीमा। पियाजे का क्या है? स्कीमा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कैसे विकसित होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे वातावरण के तत्वों को पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके अंदर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को स्कीमा कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये 3 नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है? कौन सी प्रकाशित करती है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो इसमें आपका आंसर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे समाज का ढांचा लिंग के आधार पर निर्मित हुआ है। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर निर्मित हुआ है, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष शामिल हैं। हमारे समाज की परंपरागत अवधारणाओं के तहत पुरुषों एवं महिलाओं के कार्यों का विभाजन किया गया है, जिसके अनुसार महिलाएं घर के अंदर परिवार से संबंधित कार्य करेंगी और पुरुष घर के बाहर सभी कार्यों की जिम्मेदारी वहन करेंगी। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवधारणा को पहचानिए। वर्णन दिया है, अंतःकरण के स्वचलित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ये आपको सही से पढ़ना है और कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानना है। कौन सा है? तो इसमें आपका कोहल वर्ग की बात करें तो कोहल वर्ग के सार्वभौम नैतिक सिद्धांत कौन है? कोहल वर्ग के सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ये पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कि इसमें कहा गया है कि बच्चे दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसके अंतर्गत अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो 10वां का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त संक्रियाएं अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होता है, जिसमें बात करें तो प्रमुख उपलब्धियां या कौशल इसमें क्या क्या शामिल है? तो अहम केंद्रिता, दूसरा व्याख्या या स्पष्टीकरण की योग्यता, तीसरा सुरक्षित रखने की योग्यता, चौथा क्रमबद्धता निर्मित करने की योग्यता, और चौथा है रूपांतरण व वर्गीकरण। क्या है? रूपांतरण व वर्गीकरण की योग्यता। तो इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा? इसमें सुरक्षित रखने की योग्यता आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक जो है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इन दोनों का मानना है कि आयु की विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक विनियोजनों के माध्यम से एक तार्किक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है, इनका मानना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कोट आपको बताना है। तो पहले इसमें बात करें तो समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले परिवार आ जाएगा। कौन सा? परिवार, पास पड़ोस, वातावरण, विद्यालय, मीडिया, साथी समूह, ये सभी आ जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषता दिया है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीकों से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो वर्गीकृत किया जा सकता है, विशेषता दिया है, इसके अनुसार आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बात करें तो हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, आप लोगों को मालूम होगा, जिनमें अंतर वैयक्तिक बुद्धि भी शामिल है। इस बुद्धि की मुख्य विशेषता दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय का उचित तरीकों से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? कौन से कारण होने चाहिए? तो मूल्यांकन एवं
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे कमज़ोर हैं उनकी कमज़ोरियों का पता लगता है और उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन के कारण की बात करें तो कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना ये बिल्कुल आपका सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना ये भी सही है। बच्चों की क्षमताओं और भावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना ये भी ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। तो इसमें कूट की बात करें तो इसमें कूट आपका हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचना क्या है? तो इसमें बात करें 15 का तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अत्यधिक पारस्परिक क्रिया करना शिक्षण में लिंग पक्षपात को व्यक्त करता है। लिंग पक्षपात को व्यक्त करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? 16 का बात कर लें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करना प्रगति शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो इसमें प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करना ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के अवधारणा की बात करें तो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। इसके अंतर्गत ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे कि प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिल सके। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो विकास ये जानते हैं कि विकास निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समृद्धि आती है, प्रगति आ जाता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक व्यवहारों के रूप में परिवर्तन होते हैं। इसमें बात कर लें तो विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, परंतु यह तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है एवं समाज के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। अतः इसके बारे में और बात करें तो यह कहना कि विकास की गति एवं प्राकृतिक जन्म के समय से ही निर्धारित होती है, यह सत्य नहीं है। यह कहना कि विकास की गति एवं प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित होती है, यह सत्य नहीं है। तो इसमें आपका 18 का 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास की सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, तो ये सही नहीं है, ये कहना सही नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, सही है। विकास धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर
1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें बात कर लो तो आपका ऑप्शन नंबर 1 नंबर बिल्कुल सही होएगा। समावेशी कक्षा में विशिष्ट शिक्षा योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमताओं वाले बालक जैसे अंधे बालक, मंदबुद्धि बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा योजना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सृजनात्मक बच्चों की। किसकी है? तो सृजनात्मक बच्चों की है, जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन वस्तु, विचार या धारणा को अंकुरित किया जाता है। एक सृजनात्मक शिक्षार्थी में एक प्रमुख विशेषता किसी समस्या के मूल एवं अपसारी साधनों को साथ करने की योग्यता अंतर्निहित होती है। मौलिकता, धारा प्रवाहिता तथा लचीलापन इसके प्रमुख तत्व होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? तो इसमें आपका 22 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दृश्य रूप से बाधित अर्थात दृष्टि दोष एक ऐसा विकार होता है जिसके कारण बालक आँखों से कुछ भी नहीं देख सकता। जैसे दृष्टि दोष बालक वाले 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के ये हो जाएंगे। कौन कौन? तो एक अंधा बालक और निम्न दृष्टि वाले बालक। एक अंधे बालक और एक निम्न दृष्टि वाले बालक हो जाएंगे। इसमें 2 तरह के। अब इसमें ऐसे बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से बोले तथा ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करे जिसे वह छू कर अनुभव कर सके। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने 23 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो देखिए इसमें बात कर लें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक एवं सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे बालकों का सामान्य बालकों की तुलना में वृद्धि का विकास अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसे में उनको उम्र संबंधित बातों की चर्चा न करते हुए उसे विभिन्न स्तरों पर सहयोग के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा कि सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना, न कि उसको प्रयोग नहीं कराना चाहिए, ये नहीं होगा। सक्रिय रूप से उसको हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। कभी कभी प्रयोग कराना चाहिए, नहीं। उसको सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं होता है यहाँ पर पूछा है, सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं होता है। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना बिल्कुल सही है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना बिल्कुल सही। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछा था, तो इसमें ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? इसमें नहीं हो सकता दिया है, ध्यान से देखिएगा 25 का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अध्यापक के विशिष्ट सत्रवासन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना सही है। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना तथा विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ये भी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला ही गलत था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खाली स्थान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय ... किसके बजाय? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बहुत होती है, महत्वपूर्ण होती है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बात करें तो वह बालक को विभिन्न स्तरों पर निर्देशित करने का कार्य करता है। इसके संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्या है दूसरा? कि अधिगम लक्ष्य, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 3 और क्वेश्चन है। निम्न रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? कौन बढ़ावा देगी? तो आप लोग जानते हैं कि इसमें अन्वेषण एवं परिचर्चा, यानी खोजबीन वाला जो चर्चा वाला है, परिचर्चा वाला, खोजबीन वाला, ये दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ निर्माण को, बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगा। यानी 27 की बात कर लें तो अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों को अन्वेषण एवं परिचर्चा संबंधित क्रिया करने में उनमें अर्थ निर्माण को बढ़ावा मिलता है। इसमें बालक पहले अन्वेषण करता है, इसके बाद वह अपने जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा
के द्वारा उसके अर्थपूर्ण परिणामों पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो सभी हो जाएंगे इसमें। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ये भी सही है। संगणनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथियों को समझना, स्वयं से प्रश्न करना, ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है 29। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्षित वस्तुओं की ओर निर्देशित होता है। अभिप्रेरणा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। किसका है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लास्ट आज का क्वेश्चन, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को किसी विषय या तथ्य को समझने की क्रिया में उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षण की अवस्था में बच्चे उदाहरण के साथ किसी विषय एवं तथ्यों को शीघ्रता से समझ जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों लेने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।